Hello everyone, welcome back to Target for IQ channel. Today in this video we will be solving some multiple choice questions based on the subject of MP Accommodation Control Act. I hope you all have covered this subject as exams are around the corner. Madhya Pradesh Civil Judge Prelims exam will be conducted very soon. So I assume that you have covered the basics through from the point of view of prelims for this act. If you are facing any difficulty in covering this act or any local act for that matter, you can join our batch that is being run on the Telegram group. You can contact the sir for joining the batch. So let's begin. The first question is, if the wife is the owner of the accommodation and the husband recovers rent from the tenant, then landlord, according to the definition given in section 2B of the MP Accommodation Control Act would be. So अगर जब वाइफ किसी अकोमोडेशन का जिसको जिसको टेनेंसी पे दिया गया है उस अकोमोडेशन की ओनर है और जो हस्बैंड है वो रेंट रिकवर करता है टेनेंट से, तो उस सिचुएशन में लैंडलॉर्ड कौन होगा? एज पर द डेफिनेशन जो सेक्शन 2B ऑफ द एक्ट में जो डेफिनेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कौन लैंडलॉर्ड होगा? तो ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस आर वाइफ, हस्बैंड, बोथ ऑफ देम और द गवर्नमेंट. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बोथ ऑफ देम. ठीक है, जब इस सिचुएशन में वाइफ ओनर है एंड हस्बैंड रिकवर कर रहा है तो दोनों ही मतलब लैंडलॉर्ड हो गए. ये सेक्शन 2B में दिया गया है बिकॉज व्हेन ए पार्टनर इज देयर, दो स्पॉज होते हैं जब वाइफ एंड हस्बैंड, तो दोनों ही को लैंडलॉर्ड कंसिडर किया जाता है. मूविंग अहेड, वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज, अंडर एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, what is the maximum period for which standard rent shall be fixed for tenancy? एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के अंडर मैक्सिमम पीरियड क्या है जिसके लिए स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया जाता है एक पर्टिकुलर टेनेंसी के लिए, यानी कितने समय के लिए आप स्टैंडर्ड रेट एक टाइम पे फिक्स कर सकते हैं? तो ऑप्शंस आर 6 months, 1 year, 2 years और 3 years. द करेक्ट आंसर इज 1 year. आप हमेशा 1 साल के लिए ही टेनेंसी के लिए स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करते हैं. उससे बियॉन्ड आप नहीं कर सकते, उससे कम कर सकते हैं बिकॉज मैक्सिमम लिखा है, लेकिन उससे बियॉन्ड यानी 2 years, 1 year एंड 2 months नहीं कर सकते हैं. Moving ahead, we have another question that is, under section 12(1)(a) of the act, which statement is true? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही बार आए हैं. एमपी का जो एग्जाम हुआ है रिसेंट में, लास्ट ईयर में, ट्रू एंड फॉल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी करेक्ट एंड करेक्ट स्टेटमेंट्स को, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है. सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस आर, if a tenant pays the rent through money order and the landlord refuses it, then it will be deemed that the tenant was not at default. जब tenant रेंट को मनी ऑर्डर के थ्रू भेजता है और लैंडलॉर्ड लेने से मना कर देता है, तो इसे माना जाएगा कि टेनेंट डिफॉल्ट पे नहीं था, उसने अपने तरीके से अपना काम मतलब अपना रेंट पे कर दिया है. द सेकेंड ऑप्शन इज, टेनेंट इज लायबल टू पे ओनली लीगली रिकवरेबल एरियर्स ऑफ रेंट, यानी टेनेंट को सिर्फ जो लीगलाइज्ड है एरियर्स ऑफ रेंट उसी को पे करने के लिए वो लायबल है, यानी उसको वही पे करना होगा. द थर्ड ऑप्शन इज, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेनेंट टू पे रेंट एट द रेसिडेंस ऑफ द लैंडलॉर्ड. टेनेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लैंडलॉर्ड के घर पे जाके रेंट पे करे. द फोर्थ ऑप्शन इज, रेंट पेड टू एनी थर्ड पर्सन वुड बी ट्रीटेड एज लीगली पेड. अगर रेंट टेनेंट के द्वारा किसी थर्ड पर्सन को पे किया जाता है तो वो ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि वो लीगली पे किया गया है लैंडलॉर्ड को. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज बी, दैट इज टेनेंट इज लायबल ओनली टू पे लीगली रिकवरेबल एरियर्स ऑफ रेंट, यानी जो लीगली रिकवरेबल एरियर्स ऑफ रेंट है टेनेंट को बस वही पे करना है. ठीक है, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि आप रेसिडेंस के मतलब लैंडलॉर्ड के रेसिडेंस पे जाकर पे करो. दिस ऑप्शन कि थर्ड पर्सन को पे करना लीगली पेड नहीं माना जाएगा, और मनी ऑर्डर के थ्रू अगर दिया है और लैंडलॉर्ड रिफ्यूज कर देता है तो इसको ये नहीं माना जाएगा कि टेनेंट डिफॉल्ट पे नहीं था. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सो मूविंग अहेड, वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज, टू अमाउंट to disclaimer of title so as to attract the ground for ejectment within the meaning of section 12(1)(c) of the act, the tenant should. The options are, assert title in the suit premises in himself, B, set up title in third person,
C. Deny landlord's title bona fidely, and D. The option A and B both are correct answers. तो इसको हम देखते हैं. इसमें कहा क्वेश्चन ये है कि डिस्क्लेमर ऑफ टाइटल को मतलब कंस्टिट्यूट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, जब जिसके बेसिस पे इजेक्टमेंट किया जाए टेनेंट का, ठीक है, तो उस मतलब 12C सेक्शन के अंडर कौन से ग्राउंड माने जाएंगे. ठीक है, तो ऑप्शंस हम देख सकते हैं कि असर्ट टाइटल इन द सूट प्रेमाइसिस हिमसेल्फ, जब टेनेंट अपना टाइटल सूट प्रेमाइसिस पे असर्ट करता है. सेकंड इज थर्ड पर्सन के बिहाफ में वो टाइटल सेटअप करता है. एंड थर्ड ऑप्शन इज लैंडलॉर्ड का टाइटल बोनाफाइडली डिनाई करता है. एंड डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, दैट इज ए एंड बी बोथ आर करेक्ट आंसर्स. जब वो अपने टाइटल सूट प्रेमाइसिस पे अपना टाइटल असर्ट करता है. एंड सेकंड इज दैट थर्ड पर्सन का टाइटल सेटअप करता है. राइट. सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर of MP Accommodation Control Act will not be applicable to a newly constructed house for a period of, इनके ऑप्शन है 5 years, 7 years, 3 years, 1 years. यानी जब जो MP Accommodation के चैप्टर्स हैं वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस पे कब तक एप्लीकेबल नहीं होंगी. आपका सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है. तो आंसर फॉर दिस इज ए, दैट इज 5 years. 5 years तक न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस पे इन चैप्टर्स को एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा. Moving ahead, we have another question, that is फिर correct and incorrect का question है, that which of the following statement is correct. The options are: no tenant shall, notwithstanding any agreement to the contrary, be liable to pay to his landlord for the occupation of any accommodation any amount in excess of the standard rent of the accommodation. यानी कोई भी टेनेंट कोई भी अग्रीमेंट को साइड रखते हुए किसी भी लैंडलॉर्ड को जितना स्टैंडर्ड रेंट है उससे ज़्यादा पे करने के लिए लायबल नहीं है. अग्रीमेंट में अगर लिखा है दैट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा पे करना होगा, वो भी मायने यहाँ पे नहीं रखता है. द सेकंड ऑप्शन इज एनी अग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट शैल बी कंस्टिट्यूट एज इफ इट वेयर एन अग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट ओनली. तो बी ऑप्शन में ये कहा जा रहा है, अगर किसी अग्रीमेंट में, टेनेंसी के अग्रीमेंट में ये लिखा है कि स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा रेंट पे किया जाएगा, तो वो ऐसा माना जाएगा कि स्टैंडर्ड रेंट ही पे करने के लिए अग्रीमेंट किया गया है. ऑप्शन सी इज इफ द टेनेंट अग्रीड टू पे रेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट thereafter he is liable to pay at such rate. अगर टेनेंट अग्री करता है कि स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा वो पे करेगा, तो उसके बाद वो लायबल हो जाएगा वो एक्सेस अमाउंट पे करने के लिए हमेशा के लिए. सो द करेक्ट सो द डी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी इज करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. यानी जब टेनेंट अग्री करता है दैट वो एक्सेस रेंट पे करेगा तो उसे स्टैंडर्ड रेंट ही पे करना होगा. ठीक है, ही विल बी लायबल ओनली टू पे स्टैंडर्ड रेंट. एंड फर्स्ट ऑप्शन वो इसलिए करेक्ट है बिकॉज एनी अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द अकोमोडेशन को वो लायबल नहीं होगा पे करने के लिए. ठीक है, ये सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन है. मूविंग अहेड, वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज व्हेन डिड एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट बिकेम एप्लीकेबल. द ऑप्शंस आर 30th November 1961, 30th December 1961, 15th November 1961, and D 15th December 1961. The correct answer for this is B 30th December 1961. Moving ahead, we have another question, that is on application, Rent Control Authority shall fix the interim rent. It is provided under which section of MP Accommodation Control Act? The correct answer for this is section 10. Moving ahead, the question is pending final decision on the application for fixing the standard rent, and interim rent may be fixed by. जब फाइनल एप्लीकेशन जो फाइनल डिसीजन पेंडिंग है फॉर द फिक्सिंग ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, एक इंटरिम रेंट फिक्स किया जाता है, वो किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी. मूविंग अहेड, सूट द क्वेश्चन इज सूट अगेंस्ट अ टेनेंट फॉर हिज एविक्शन फ्रॉम एनी अकोमोडेशन कुड बी फाइल्ड ऑन द ग्राउंड दैट द टेनेंट हैज नीदर paid nor tendered the whole of the area of the rent legally recoverable from him within. The options are 30 days, 2 months, 60 days or 50 days. 15 days. So the question ये कह रहा है कि टेनेंट कब तक अपना लीगली रिकवरेबल
जो रेंट है वो कब तक, किस पीरियड तक नहीं पे किया है, जिसके बिहाफ पे जिसको ग्राउंड बनाकर टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है अकोमोडेशन से। द करेक्ट आंसर इज 2 मंथ्स। अगर वो 2 मंथ तक का रेंट पे नहीं किया है तो वो एक ग्राउंड बन जाता है उसको एविक्ट करने के लिए। मूविंग अहेड, सो द क्वेश्चन इज हु कैन फिक्स द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द पार्ट टू सबलेट। यानी जब सबलेटिंग का बात होता है, यानी जब हम लेट करें तब तो स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करते हैं, लेकिन एक टेनेंट को जो अकोमोडेशन दिया गया वो दूसरे टेनेंट को सबलेट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में कौन स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करता है? द ऑप्शंस आर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट दोनों मिलकर करते हैं, सिविल कोर्ट करता है या कलेक्टर करता है? द करेक्ट आंसर इज रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। पूरे इस एक्ट में जो भी मतलब अथॉरिटी की बात आएगी तो मैक्सिमम केसेस में रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ही स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करेगी, या फिर कोई अपील फाइल करना है या फिर कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करती है। मूविंग अहेड, वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज फॉर रिकवरी ऑफ रेंट असिस्ट विद रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। यानी रेंट का रिकवरी जो कि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के द्वारा असेस किया गया है उसके लिए क्या प्रोसेस है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज एप्लीकेशन इज टू बी फाइल्ड बिफोर द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, यानी एप्लीकेशन फाइल करना होगा आरसीए के पास। या द सेकंड ऑप्शन इज एग्जीक्यूशन इज टू बी फाइल्ड बिफोर द सिविल कोर्ट। एग्जीक्यूशन का चैप्टर आपने पढ़ा होगा सीपीसी में, वो एग्जीक्यूशन के लिए फाइल करना होगा सिविल कोर्ट में। या थर्ड ऑप्शन इज ए सूट फॉर रिकवरी इज टू बी फाइल्ड बिफोर द सिविल कोर्ट, एक सूट फाइल करना पड़ेगा सिविल कोर्ट में। या डी ऑप्शन इज एनी ऑप्शन आउट ऑफ द अबव कैन बी चूजन, यानी ऊपर में से कोई भी ऑप्शन चूज करके हम उसका रिकवरी कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, यानी हमें एप्लीकेशन फाइल करना होगा आरसीए के पास। मूविंग अहेड, द क्वेश्चन इज विच प्रोविजन इज अप्लाइड इफ कोर्ट फाइंड्स बोनाफाइड रिक्वायरमेंट लैंडलॉर्ड फॉर हिज रेसिडेंट पर्पस ओनली। तो किस सेक्शन को अप्लाई करते हैं जब कोर्ट ये देखता है कि लैंडलॉर्ड अपने बोनाफाइड पर्पस के लिए ही और रेसिडेंट पर्पस के लिए ही यूज़ कर रहा है? द ऑप्शंस आर सेक्शन 12(5), सेक्शन 12 सबसेक्शन 6, सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6, और डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 12 सबसेक्शन 5. The next and last question for we have is under clause C of the subsection 1 of it is not I, it is exclamation mark, it is 1 of section 12 of the MP Accommodation Control Act which is not included. इसमें से क्या section 12(1) सब clause C में नहीं include किया गया? The options are the tenant or any person residing with him has created a nuisance, the tenant or any person residing with him has done any act which is inconsistent with the purpose for which to the tenancy was made, the tenant or any person residing with him has done any act which likely to affect adversely and substantially the interest of the landlord, and D, the tenant has unlawfully sublet the whole or any part of the accommodation. तो हमारे पास 12(1) के अंडर ग्राउंड्स दिए गए हैं जिस ग्राउंड्स पे एक टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है लैंडलॉर्ड के द्वारा। तो पहला ऑप्शन है कि जब टेनेंट अपने जो टेनेंट का प्रॉपर्टी है यानी अकोमोडेशन जो टेनेंसी के लिए दिया गया है वहाँ पे कोई न्यूसेंस क्रिएट करता है, या फिर कोई और पर्सन जो टेनेंट नहीं है वो वहाँ पे रिसाइड करते हुए न्यूसेंस क्रिएट करता है। सेकेंड ऑप्शन इज टेनेंट और एनी अदर पर्सन, यानी टेनेंट या कोई भी अन्य व्यक्ति जो भी टेनेंसी का पर्पस है उससे इनकंसिस्टेंट, यानी उसके अलावा कोई काम करता है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज टेनेंट या कोई भी अन्य व्यक्ति ऐसा काम करता है जो कि लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट को, लैंडलॉर्ड के बेनिफिट को एडवर्सली और सब्सटेंशियली अफेक्ट करता है। द डी ऑप्शन इज द टेनेंट हैज मतलब टेनेंट ने अनलॉफुली बिना कानूनी तरीके द्वारा अकोमोडेशन को दोबारा से सबलेट कर दिया है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी। अगर अनलॉफुली टेनेंट ने सारे या पूरे या उसके एक पार्ट को अनलॉफुली सबलेट कर दिया गया है तो इस ग्राउंड पे उसको एविक्ट किया जा सकता है। अदर ऑप्शन दूसरे सब क्लॉज और दूसरे सब सेक्शंस में दिए हुए हैं। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।